चैप्टर नंबर 7 अपन ने ये सब पढ़ लिया था आदिवासी के बारे में। In your own city or village, who would you think are the marginalized group discuss? आपके खुद की सिटी में या फिर आपके विलेज के अंदर कौन से लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर आते हैं? जैसे अपन ने तो जो देखे हैं वो अपन ने तो लोअर कास्ट जो लोग होते हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है एक तरह से, कि मतलब उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता और टच नहीं करने देते इस तरह से, ठीक है। तो वो आदिवासी अपन ने तो मतलब देखे नहीं है, वो उस तरफ उड़ीसा और उस तरफ रहते हैं। कैन यू नेम सम आदिवासी कम्युनिटीज दैट लिव इन योर स्टेट? आपके स्टेट में जो आदिवासी कम्युनिटी रहती है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? आदिवासी जो समुदाय रहता है, व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक? वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डू दे लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट? क्या वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं? डू दे माइग्रेट टू अदर रीजन्स लुकिंग फॉर वर्क? क्या वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वर्क मतलब काम ढूंढने के लिए? तो ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप ये भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज ये आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। स्टीरियोटाइप का मतलब हो जाता है मतलब थोड़ी पुरानी सोच, ऑर्थोडॉक्स पीपल। तो आदिवासी को स्टीरियोटाइप मानते थे लोग, मतलब सब लोग मानते थे, क्योंकि उनकी ड्रेस की वजह, ड्रेसअप की वजह से, उनकी लैंग्वेज की वजह से, और वो जो चेंजेस होते थे उनको वो लोग क्या करते थे, मतलब रेजिस्ट करते थे एक तरह से। जो न्यू आइडियाज और जो चेंजेस थे उनको रेजिस्ट करते थे, मतलब उनका विरोध करते थे, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, नए जो चेंजेस है, नए जो आइडियाज है उनको। तो इसलिए वो पिछड़े, इसलिए उनको बैकवर्ड माना जाता था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उनके अंदर लैक ऑफ एडवांसमेंट थी। तो ये सब अपन ने यहाँ पढ़ लिया था। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, अब उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आदिवासियों का विकास कैसे हुआ? डेवलपमेंट मतलब किसी का भी विकास होना। एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। देखो रीड, रेड, रेड, ये स्पेलिंग सेम ही रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है, READ, READ, READ। लेकिन हम पढ़ते हैं ऐसे, फर्स्ट फॉर्म तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड को पढ़ते हैं रेड, थर्ड को भी पढ़ते हैं रेड। एज यू हैव ऑलरेडी रेड, तो हैव के साथ आया तो रेड पढ़ेंगे यहाँ पे। थर्ड मतलब ये पास्ट। ये दोनों सेम ही तो लेटर, उनको रीड उसको रेड क्यों पढ़ते हैं? हाँ पास्ट में ना, जैसे फर्स्ट प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में अगर यूज करें ना इसको, मतलब प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं अगर अपन, तो हम इसको रीड पढ़े। और अगर अपन इसको पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, तो इसको रेड पढ़ा जाता है। स्पेलिंग तो सेम रहती है लेकिन इसको पढ़ा ऐसे जाता है, रेड ही पढ़ा जाएगा। हैव के साथ रेड आएगा। एज यू हैव ऑलरेडी रेड, यहाँ रीड पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, रीड नहीं पढ़ना है। एज यू हैव ऑलरेडी, हाँ थर्ड फॉर्म लगेगी ना यहाँ पे हैव के साथ? हाँ थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म में भी स्पेलिंग तो यही रहती है, लेकिन बस इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, इसका रेड हो जाता है। रीड की जगह प्रेजेंट में तो रीड बोलते हैं, लेकिन थर्ड जब सेकंड या थर्ड फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं रेड, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो रीड। एज यू हैव ऑलरेडी रेड योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपने अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पहले पढ़ा ही होगा, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। जैसा कि आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, एब्सोल्युटली क्रूशियल का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको क्रूशियल बोलते हैं। तो फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर। एम्पायर मतलब राज्य, जो भी राज्य है, साम्राज्य है, उसके डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, एब्सोल्युटली क्रूशियल थे फॉरेस्ट। एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया, और जो सेटल्ड सिविलाइजेशन है, जो एक जगह सेटल होके जो लोग रहते हैं, उसके लिए भी मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट मतलब लकड़ियां ले आते थे, फ्रूट्स ले आते थे, तो उनके पास में ही बस जाते थे। तो सेटल्ड सिविलाइजेशन जो सेटल हो जाती है एक जगह। सिविलाइजेशन होती है सभ्यता, सिविलाइज्ड पर्सन मतलब सभ्य पर्सन। और यहाँ से
मतलब सभ्यता देखो, जैसे अ सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, विकसित संस्कृत और जीवन पद्धति वाला समाज, मतलब एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड, का डेवलप्ड कल्चर, वे ऑफ लाइफ हो, डेवलप्ड हो, मतलब जीवन जीने का तरीका जो यहाँ पे Z A है, यहाँ पे S A हाँ हाँ सिविलाइज। ये कभी कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है सिविलाइजेशन में, इधर अच्छा एस लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ आता है इसके अंदर, एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। सिविलाइज देखो नीचे यहाँ लिखा है ना, एस भी लिखा है यहाँ पे, सिविलाइजेशन यहाँ पे जेड लिखा है, दोनों ही सही है। तो ऐसी सोसाइटी विच हैज इट्स ओन और ऑफ डेवलप्ड कल्चर और वे ऑफ लाइफ, तो ऐसी सोसाइटी, ऐसा इसका खुद का हाईली डेवलप्ड कल्चर हो और वे ऑफ लाइफ अच्छा हो उनका, या फिर एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ रीचिंग दिस स्टेट, एक एडवांस स्टेट सोशल सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट का, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल मतलब हो गया सांस्कृतिक विकास, सोशल मतलब सामाजिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रगति मतलब एडवांसमेंट उसकी, और अवस्था या इस अवस्था की प्रक्रिया, उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ऑल द पीपल इसके इन द अंदर वर्ल्ड। हाँ सोसाइटी has its own highly developed culture and way of life, मतलब फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट वाले के अंदर एक ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी विच हैज इट्स ओन हाईली डेवलप्ड कल्चर, उसका खुद की डेवलप्ड संस्कृति हो और जीने का तरीका मतलब अच्छा हो, विकसित हो, जैसे अनसिविलाइज्ड अपन किसको बोलेंगे, जो पुराने अर्ली ह्यूमन थे ना, वो अनसिविलाइज्ड में आ जाते हैं, ना तो मतलब रहने का ठिकाना, ना कपड़ों का ठिकाना, ना लाइफ जीने का कोई तरीका, कुछ नहीं पता। इजी लैंग्वेज में डेवलप्ड कल्चर ऐसे बोल। हाँ इजी लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं, डेवलप भी बोल दो बस, मतलब विकसित इंसान एक तरह से, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना कितना अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड मतलब रहने का तरीका है, ना कपड़े पहनने का तरीका है, ना बोलने का तरीका, उसको उस इंसान को भी अपन कहते हैं अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड पर्सन ऐसे बोलते हैं ना अपन, कि ना तो बोलने का ढंग है, ना कपड़े पहनने का, कोई नॉलेज है, कुछ भी नहीं है ऐसे। एक डेवलप्ड जो इंसान होता है उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड पर्सन, डेवलप्ड है मतलब, तो कोई भी डेवलप्ड चीज बस ऐसे ध्यान रखना। एक सोसाइटी जो डेवलप्ड है सिविलाइज्ड कहलाती है। ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड एंड सोसाइटी दे लिव इन कंसीडर्ड एज अ, तो सेटल्ड सिविलाइजेशन। तो इसने क्या दे रखी, क्या आपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा पढ़ा होगा कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही एब्सोल्युटली क्रूशियल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके डेवलपमेंट के लिए, कोई भी साम्राज्य, कोई भी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए भी। सिविलाइजेशन मतलब वो लोग जो सेटल्ड हो गए हैं, वो भी तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है इसीलिए तो वो वहां सेटल हो गए कि चलो फॉरेस्ट और फ्रूट व्रूट भी मिलते रहेंगे। तो ये सॉरी फॉरेस्ट बहुत ही क्रूशियल था। मेटल ओर्स लाइक आयरन, मेटल के ओर जैसे कि एक तो मेटल, तो मेटल ओर होते हैं जिसमें से अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं। मेटल ओर में क्या होता है, जैसे आयरन है तो उसके प्योरिटीज भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल ओर। तो मेटल ओर, नेचर से मेटल और ही मिलता है ना। हाँ यस, नेचर से हमें जैसे जमीन से या खानों में से मेटल और ही मिलते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलते मेटल। जैसे सोना है तो वो भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो उसके साथ में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, तो उसको मेटल और कहा जाता है इसलिए। प्योर फॉर्म फैक्ट्रीज में करते हैं। आज फैक्ट्रीज में होती है, यहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, यहाँ पे इनको मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मेटल को निकाल लेते हैं मेटल ओर में से, इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं और मेटल 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 निकाल लेते हैं। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर, मेटल के ओर जैसे कि आयरन लोहा, कॉपर मतलब जो तांबा होता है वो, एंड गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, कोल कोयला, डायमंड हीरा, इनवैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर लकड़ी होती है, इनवैल्यूएबल वैल्यूएबल
वैल्यूएबल बहुत ज्यादा कीमती में ही आ जाएगा शायद। वैल्यूएबल तो होता है कीमती, वैल्यूएबल मतलब कीमती चीज। इनवैल्यूएबल मतलब एक्सट्रीमली यूजफुल, मतलब बहुत ज्यादा कीमती, बहुमूल्य। वैल्यूएबल मतलब कीमती चीज, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कीमत है, मूल्य है। और इनवैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य, बहुत ज्यादा कीमती है, अत्यधिक उपयोगी, एक्सट्रीमली यूजफुल, बहु। इनवैल्यूएबल हेल्प इन सपोर्ट। तो इनवैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर जो लकड़ी होती है बहुत पैसा, टिम्बर से फर्नीचर और बेड और चेयर टेबल बनाई जाती होगी, चीजों में काम आती होगी टिम्बर की लकड़ी, घर वर बनाने में। और मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स, लैक और हनी। वैक्स मतलब मोम, लैक यानी क्या होगा? लैक लैक भी एक स्टिकी सब्सटेंस ही है। स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सर्टेन इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं कुछ, मतलब चिपचिपा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग वार्निश, डाइज एंड सीलिंग। तो कुछ लाख लाख के कीट द्वारा रालदार पदार्थ जो वार्निश, रंजक और सीलिंग वैक्स बनाने में उपयोग आता हो। मतलब एक तरह का ये कीड़ा होता है जो स्टिकी सब्सटेंस, लैक एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो एक कीड़े के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यूज करते हैं वार्निश, डाइज के अंदर एक तो मतलब कलरिंग के लिए यूज करते हैं। वार्निश होता है जैसे अपन, लाख की चूड़ियां भी होती है ना, हाँ लाख की चूड़ियां भी होती है। वो इससे बनती है। वो इससे नहीं बनती होगी, कीड़े से, वो तो इससे नहीं बनती होगी। वार्निश करना जैसे अपन टेबल को नहीं चमकाने के लिए अपन यूज करते हैं, तो अ क्लियर लिक्विड दैट यू पेंट ऑन टू हार्ड सरफेस, अपनी टेबल और अपने दरवाजों पे वार्निश लगाया जाता है। लिक्विड टू हार्ड सरफेस स्पेशली वुड टू प्रोटेक्ट देम एंड मेक देम शाइन, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको शाइन करने के लिए। जैसे दरवाजे पहले लगा देते हैं अपने, तो कितने डल डल से लगते हैं, और जब वार्निश कर देते हैं ना उनके ऊपर, तो कैसी शाइन आ जाती है ना उनपे, पूरे दरवाजों के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर भी। ठीक है, एक तो टेबल जैसे नॉर्मल वुड है, तो वुड पे वार्निश किया जाता है। फिर किसी कड़ी सतह पर लकड़ी को चमकाने का एक रंगहीन मतलब ऐसा कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है वार्निश। तो ये सब बनाने के लिए काम में आती है चीजें। मेटल और जैसे है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, डायमंड है, इनवैल्यूएबल टिम्बर है, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स हो गया, मोम, लैक हो गया, मतलब स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा कोई पदार्थ होता है जो इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है कोई, इसीलिए एनिमल प्रोडक्ट में है ये सारे। और जो हनी हो गया, हनी मतलब शहद, वो भी तो इंसेक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज, एंड एनिमल्स देमसेल्फ, और एनिमल्स भी, एलिफेंट हो गए जैसे, मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज। एलिफेंट्स द मेन स्टे ऑफ इंपीरियल आर्मीज, आर्मीज के मतलब एक तरह से मेन स्टे है, मेन स्टे इनका भी लिख लो चलो, मतलब इम्पोर्टेंट है ये एलिफेंट्स जो है आर्मी के लिए। वस्तु, गतिविधि आदि के अस्तित्व या सफलता का मुख्य आधार, सफलता की। पर्सन और थिंग दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। जो एलिफेंट है ये क्या है, मेन स्टे है आर्मीज के, आर्मी के एलिफेंट मेन स्टे हो गए ना, एक तरह से इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया, मतलब दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग which make it possible for it to exist or to be successful, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए, जीतने के लिए इनको, मतलब हाथियों की भी, हाथी कैसे मार देता है, हाथी के पैर कितने मजबूत होते हैं, तो हाथी इनके लिए मेन स्टे है, मतलब मुख्य का हाथी।
एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री की मतलब जो आर्थिक, ये जो एग्रीकल्चर है, जो खेती मेन स्टे है, मुख्य आधार है मतलब कंट्री की इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, मतलब पैसे से, बिजनेस है पैसा, या फिर व्यापार से, नीज से पैसा, कैसे पैसा है, इकोनॉमी उसको बोलते हैं, धन से संबंधित मतलब। इसमें ट्रेड, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज सब आ जाती है इसके अंदर। तो मेन स्टे हो गया मुख्य आधार, तो एलिफेंट्स क्या है इनके, मेन स्टे हैं, इनके मुख्य आधार है। इंपीरियल आर्मीज कनेक्टेड विद एन एम्पायर और इट्स रूलर, किसी साम्राज्य, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, तो कनेक्टेड विद एन एम्पायर, किसी साम्राज्य या उसके शासक मतलब सम्राट। कैसे हैं? क्या बोल रहा हूँ? एलिफेंट्स इनके लिए मुख्य क्यों है? एक तरह से मुख्य आधार हो गया ना एलिफेंट भी। अगर जैसे आर्मी के पास पहले यही तो होते थे, हाथी घोड़ा, जिसके पास ज्यादा होते थे तो ताकतवर होती थी ना वो वाली, जिसके पास नहीं है सपोज और जिसके पास है ज्यादा तो वो उसको ताकतवर माना जाता था। जैसे आजकल जिसके पास में प्लेन, ये रॉकेट और जो मतलब मिसाइल्स ये सब ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर है। तो जिसके पास पहले एनिमल्स, एनिमल्स में ये युद्ध में कौन, एलिफेंट का, हॉर्स, इसका, इन्हीं का तो यूज करते थे, तो ये एक तरह से इनके मुख्य आधार थे, इसलिए बोला गया है। इंपीरियल का मतलब कनेक्टेड विद एन एम्पायर और इट्स रूलर, किसी साम्राज्य या उसके शासक, सम्राट से संबंधित, साम्राज्य विषयक, सम्राट विषयक, शाही राज, सीधा इंपीरियल पैलेस, मतलब कनेक्टेड विद एन एम्पायर और इट्स रूलर, किसी साम्राज्य या शासक से संबंधित। तो इंपीरियल आर्मी वही होगी, मतलब उनकी आर्मी, बिलोंगिंग टू अ सिस्टम ऑफ वेविंग एंड मेजरिंग दैट। हाँ ये दूसरा है, ये अपना नहीं, अपना तो फर्स्ट वाला है। ये नाप तोल के लिए भी यूज करते हैं ना अपन इसका। इंग्लैंड में पहले प्रचलित और अंशत अब भी प्रचलित नाप तोल पद्धति से संबंधित। तो ये सारी चीजें, एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट थे, ये मेन स्टे थे इंपीरियल आर्मी के। इंपीरियल आर्मी मतलब वही साम्राज्य की आर्मी, मतलब उनकी आर्मी, उसी के लिए यूज किया गया, उस एम्पायर की, उस साम्राज्य की आर्मी। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती थी, फॉरेस्ट से ही तो मिलती थी इनको। एलिफेंट है वो फॉरेस्ट से मिलेंगे, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल्स मतलब एनिमल फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं, मेडिसिनल हर्ब है ये फॉरेस्ट से मिलेंगे, टिम्बर जो लकड़ी है ये फॉरेस्ट से मिलेगा, डायमंड, कोल, आयरन, गोल्ड, ये सब जमीन से भी हो सकती है या और कहीं भी हो सकती है। तो ये सब चीजें इनको फॉरेस्ट से मिलती थी, इसलिए फॉरेस्ट इनके लिए बहुत ही एब्सोल्युटली क्रूशियल था इनके डेवलपमेंट के लिए, मतलब इनके विकास के लिए जो फॉरेस्ट था वो आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए। हाँ, आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए। तो आदिवासी तो डेवलपमेंट है ही नहीं। का डेवलप, ये सब बहुत क्रूशियल था इनके लिए, बहुत जरूरी था। फॉरेस्ट फॉर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। In addition, the continuation of life depended heavily on forest. तो इसके अतिरिक्त जो लाइफ का कंटिन्यूएशन था, मतलब लाइफ का जारी रहना, वो किस पे डिपेंड था, हैविली ऑन फॉरेस्ट, मतलब वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था, मतलब एक तरह से हैविली, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, मतलब ज्यादा। दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियाज रिवर्स एंड as it becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. तो इसके अतिरिक्त द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियाज रिवर्स एंड एज इट एयर और वाटर की क्वालिटी के लिए भी, मतलब एक तरह से फॉरेस्ट का होना बहुत ही क्रूशियल है, ये कहना चाहिए। रिचार्ज मैनी रिवर्स, रिचार्ज कर देना मतलब किसी को वापस से, मतलब एक तरह से
चलो फिर भी देख लेते मोबाइल टीवी इनके अंदर भी रिचार्ज होता है। करते हैं भर देना है अपना फोन को रिचार्ज करना कहते हैं टू फिल अ बैटरी विद इलेक्ट्रिकल पावर, टू फिल अप विद इलेक्ट्रिकल पावर, बैटरी में पुनः विद्युत शक्ति भरना, बैटरी को रिचार्ज करना। और मीनिंग देखते हैं इन अ बैटरी बी रीफिल्ड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रीफिल विद लिक्विड, मतलब एक तरह से पानी का भर जाना, टू बी रीफिल्ड ऑफ एन एक्विफायर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब किसी चीज का रिचार्ज हो जाना, वापस से फिल हो जाना या स्ट्रेंथन हो जाना। रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड एंड स्ट्रेंथन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सर्शन, मतलब रिचार्ज हो जाना, मतलब एक तरह से अपन रिचार्ज हो जाते हैं ना, जैसे अपन थके हुए हैं बहुत ज्यादा, ऑफिस से आए काम करके बहुत थके हुए हैं, या स्कूल से आए बहुत काम करके थके हुए हैं, फिर अपन खाना खा लेते हैं, सो लेते हैं, तो अपन वापस रिचार्ज हो जाते हैं, मतलब अपन और काम कर सकते हैं फिर वापस, मतलब मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं अपन। तो यही दे रखे, क्या बोला है कि इन एडिशन के अतिरिक्त द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैविली ऑन फॉरेस्ट, लाइफ की कंटिन्यूटी मतलब लाइफ को चलाने के लिए डिपेंड, ये फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे हैविली, दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियाज रिवर, इंडियाज रिवर को भी मदद मिलती थी रिचार्ज होने में, एक तरह से जैसे फॉरेस्ट होता है ना, तो फॉरेस्ट से क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं उनका पानी एवोपरेट होके ऊपर गया, ठीक है, और फिर जैसे पेड़ होते हैं, बारिश भी होती है अच्छे से, पेड़ नहीं होंगे ना, बारिश नहीं होगी, डेजर्ट इलाके में बिल्कुल भी नहीं होती ना बारिश, तो पेड़ों का भी एक मेजर रोल होता है बारिश के अंदर। तो इंडिया की जो रिवर्स होती हैं ये रिचार्ज हो जाती थी, तो मतलब फॉरेस्ट की वो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के मेरिट्स बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के एडवांटेजेस, तो ये रिवर्स को रिचार्ज होने में मदद करते थे, एज इट बिकमिंग क्लियरर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अवर, और मतलब अपने पानी और हवा की क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं फॉरेस्ट। तो ये सब बता रहे हैं, फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ अवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक फॉरेस्ट अपनी कंट्री का मेजर पार्ट, मतलब बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करता था फॉरेस्ट, बहुत बड़ी जगह पे था फॉरेस्ट, पेड़ थे मतलब जंगल, बहुत ही बड़ी जगह पे था। 19th सेंचुरी तक मतलब 1800 तक, 1800 तक जो फॉरेस्ट था वो बहुत बड़ी पार्ट पे इंडिया के, मतलब कंट्री के, अपने इंडिया के बहुत बड़े इलाके में जंगल था। एंड द आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ, और आदिवासीज को इसकी बहुत ही डीप नॉलेज थी, बहुत ही गहन, बहुत अच्छी नॉलेज थी ऑफ एक्सेस टू, और एक्सेस मतलब पहुंच होना, एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी मतलब 1800 या 19th सेंचुरी के मिड तक, 1850 तक, मतलब 1850 1800 तक तो इनकी अच्छे से पकड़ थी आदिवासियों के लिए, मतलब सब पता था उनको, पूरी नॉलेज थी, चाहे मेडिसिनल ले लो, कोई भी चीज ले लो, उनको सब नॉलेज थी, एक्सेस मतलब पहुंच थी, वो पता था उनको ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट, मतलब वही होते हैं जो क्षेत्र, मतलब रीजन एरिया, उसी को ट्रैक्ट बोला जाता है। तो इन सारे ट्रैक्ट पे मतलब कंट्रोल भी था, एटलीस्ट कब तक, 1850 तक तो था ही, मतलब this meant that they were not ruled by large states, इस मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग लार्ज स्टेट इनके ऊपर रूल नहीं करता था, देवर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इनके द्वारा, मतलब इन पे रूल शासन नहीं था इनका, स्टेट्स का इनके ऊपर शासन नहीं था, क्योंकि इनका खुद का सब कुछ वहां पे सब मिल जाता था इनको, अपना फ्रूट मिल जाते थे, खाना पीना, लकड़ी वकड़ी सब चीजें इनको मिल जाती थी। तो दिस मेंट दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट, तो दे वर नॉट रूल्ड बाय मतलब ये लोग, इनका इनके ऊपर अधिकार नहीं था लार्ज स्टेट्स का, एंड एम्पायर्स मतलब इनके द्वारा एक तरह से ये रूल्ड नहीं किए जाते थे। इंस्टेड ऑफन empires heavily dependent on Adivasis for the crucial access to forest resources. इंस्टेड ऑफ ऑफन एम्पायर्स, जो एम्पायर्स थे, जो साम्राज्य थे, वो डिपेंडेंट थे बल्कि आदिवासियों पे, किस चीज के लिए, फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की एक्सेस के लिए,
कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज में क्या क्या आ गए, लकड़ी आ गई फॉरेस्ट रिसोर्स के अंदर, फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिलती हैं वो सारे फॉरेस्ट रिसोर्स में आ गए। तो इनके लिए जो एम्पायर्स थे वो डिपेंडेंट थे आदिवासी लोगों के ऊपर। दिस इज रेडिकली, रेडिकली मतलब मूल रूप से, बेसिकली, this is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities। तो ये एक तरह से बेसिकली कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी का मतलब हो गया एक तरह से हमें अंतर पता चल रहा है कि पहले आदिवासी की जो कॉन्ट्ररी इमेज है कि हमारे, हम तो ये सोचते थे लेकिन इस तरह का है। कॉन्ट्ररी का कंप्लीटली डिफरेंट या फिर ओपोजिट, पूर्णतः भिन्न या विपरीत। आई थॉट इट वॉज पॉसिबल बट शी टुक द कॉन्ट्ररी व्यू। मतलब एक तरह से ओपोजिट या कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ओपोजिट टू या फिर अगेंस्ट। तो कंप्लीटली डिफरेंट इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, अपना ये हो जाएगा कंप्लीटली डिफरेंट या फिर ओपोजिट भी कह सकते हो। तो आदिवासी की देखो कंप्लीटली डिफरेंट इमेज है यहाँ पे। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। तो आदिवासी को आज क्या माना जाता है आजकल के जमाने में कि ये बहुत ही मार्जिनल है, मतलब एक उधर किनारे पे, और बहुत ही पावरलेस कम्युनिटी है, बहुत ही पावरलेस समुदाय है ये आदिवासी जो लोग हैं। ठीक है, तो दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे। तो ये पिछले से और इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि आज हमारे सामने, मतलब ये हम सोचते हैं कि ये लोग मार्जिनलाइज है, पावरलेस है। पहले ये लोग देखो कितना वो थे, मतलब एम्पायर इनके ऊपर डिपेंड सोच के इन द प्री कॉलोनियल, प्री कॉलोनियल मतलब हो गया ब्रिटिश के रूल से पहले की बात बता रहे हैं। ठीक है, कॉलोनियल वर्ल्ड बोला जाता है जब ब्रिटिश लोग आ गए थे, उनका राज आ गया था, तो कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब कॉलोनियल शब्द से उसको, प्री कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश के आने से पहले। द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड hunter gatherers and nomads and lived by shifting agriculture cultivating। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर मतलब अंग्रेजों के आने से पहले ये ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशन होता है परंपरा, परंपरा मतलब अपनी जो पहले से जो परंपरा चली आ रही, दादा के टाइम से जो चीजें, जो भी परंपराएं चली आ रही उनको बोलते हैं परंपरा। देवर ट्रेडिशनली रेंज्ड, मतलब ये लोग जो कॉलोनियल पीरियड से पहले ये लोग क्या थे, आदिवासी क्या थे, हंटर गैदरर, मतलब एक तरह से जंगल में शिकार कर लिया, फ्रूट नहीं तो जंगली जानवरों का शिकार करके खा लिया। नॉमेड मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उनको नॉमेड बोला जाता है। तो ये लोग इसमें मतलब डिवाइडेड थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, कुछ नॉमेड्स थे, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, खाने की तलाश में। एंड लिव्ड बाय शिफ्ट, एग्रीकल्चर करते थे कि यहाँ खेती कर ली, फिर यहाँ की जब वो होगी ना, मतलब जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो गई तो दूसरी जगह चले गए। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह खेती करी फिर दूसरी जगह चले गए ऐसे। एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग, एक जगह रह के भी खेती करते थे। इसमें डिवाइड था कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे वो कुछ तो हंटर गैदरर्स होते थे, कुछ नॉमेड्स होते थे, कुछ लिव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, और कुछ कल्टिवेटिंग वन प्लेस मतलब सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे। बाकी के बचे रिमेन, बाकी के बचे हुए। बाकी के बच्चे हुए, हाँ, मतलब इनमें डिवाइडेड थे आदिवासी, मतलब ये काम करते थे ये लोग पहले, जब ब्रिटिश के आने से पहले। फिर उन ब्रिटिशर्स ने तो फिर पूरा चेंज करके ना इनको फॉरेस्ट से भी भगा दिया। ऑल्दो दीज the past years, Advasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate as workers in plantations, at construction site, in industries, and as domestic workers. The first time in history they do not control or territories। तो देखो क्या हुआ फिर,
हाँ, although these remain for the past 200 years, आदिवासी, फिर बाद में क्या हुआ, आदिवासी फोर्स किया गया है उनको, किस किस वजह से, थ्रू इकोनॉमिक चेंज हुआ, मतलब आर्थिक जो चेंज हुआ इस वजह से, जैसे ट्रेड बढ़े, व्यापार और बिजनेस इंडस्ट्रीज ये सब बढ़ी, इस वजह से, इस चेंज की वजह से इनको फोर्स किया गया वहां से निकलने के लिए। फॉरेस्ट की पॉलिसीज आ गई कि जंगल में आप पेड़ों को नहीं काट सकते बिना इजाजत के, और रहना होगा, रहोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह से पॉलिसीज बना दी, नीतियां बना दी, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड कई सारी नीति बना दी कि आप जो मतलब एनिमल्स को भी आप हंट नहीं कर सकते बिना परमिशन के, इस तरह से। तो ये पॉलिसीज आ गई, तो इनको एक तरह से फोर्स कर दिया, वहां फोर्स करके इनको निकाल दिया। पॉलिटिकल फोर्सेस अप्लाइड बाय द स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने मतलब फोर्स अप्लाई करे तो टू माइग्रेट टू लिव्स एज वर्कर इन प्लांटेशन, तो इनको मतलब एक तरह से ये प्लांटेशन जहाँ पे मतलब पेड़ वेड़, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर ले, इंडस्ट्रीज में काम कर ले, या डोमेस्टिक वर्कर बन जाए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू के काम काज जो करवाते हैं ना वो सब। तो इनको फोर्स कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पहली बार दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट टेरिटरीज, का मतलब जो फॉरेस्ट वाला जो क्षेत्र था, जो रीजन, एक्सेस एक्सेस मतलब होती है पहुंच, कहीं पे भी एक्सेस करना, पहुंच। तो इनके पास एक्सेस नहीं थी, मतलब ये लोग एक्सेस नहीं कर पाते फॉरेस्ट को, ये लोग डायरेक्टली जाके एक्सेस कर ले, मतलब फॉरेस्ट इनके लिए नहीं था, तरह से ये हो गया। क्या आता है ना, देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस, ऐसे मतलब इंटरनेट एक्सेस नहीं है आपके पास में, आप इंटरनेट नहीं चला सकते, ऐसे ये लोग फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। What metals are important in present day India? इंडिया के अंदर अभी कौन से मेटल्स इंपॉर्टेंट हैं? Why, where do they come from? और वो कहाँ से आते हैं? Are there आदिवासी population there? क्या वहाँ पे कोई आदिवासी population रहती है? क्या कोई आदिवासी पॉपुलेशन है? लिस्ट 5 प्रोडक्ट दैट यू यूज एट होम दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, कोई भी 5 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए, जो मतलब लिखिए उनको, जो फॉरेस्ट से आते हो और जो आप अपने घरों में यूज करते हो। बाय whom were the following demands being made on forest land? फॉरेस्ट लैंड पे whom were the following demands being made on forest land? फॉरेस्ट लैंड पे डिमांड किसके द्वारा बनाई गई? बाय whom were the following demands being made? फॉरेस्ट लैंड पे ये सारी डिमांड्स मतलब एक तरह से बनाई गई, किसके द्वारा? टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड रेलवे, जो टिम्बर है वो किसके लिए यूज होता था? हाउसेज के कंस्ट्रक्शन और रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग, फॉरेस्ट की जो लैंड है वहां पे माइनिंग होगी, मतलब खाने बनेंगे। फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बाय ट्राइबल पीपल नहीं करेंगे एग्रीकल्चर, जो किसान है वो करेंगे। रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ पार्क, गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह से वाइल्ड लाइफ पार्क बना दिए। इन व्हाट वेज वुड दिस इफेक्ट ट्राइबल पीपल को, कैसे इफेक्ट करा है सबने को? फिर वहां हंटिंग करने की इजाजत खत्म हो गई, लकड़ी काटने की इजाजत खत्म हो गई, वहां पे रहने की भी इजाजत एक तरह से खत्म हो गई, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। उनको वहां पे रहने भी दिया जाता था कि हाँ, कि लेकिन वहां पे चीप लेबर में, हाँ, कि तुम मतलब जब लकड़ी वकड़ी कटे कुछ भी हो तो उसमें तुम चीप लेबर ताकि मिल जाए, इसलिए उनको रहने के लिए अलाउ कर दिया जाता था वहां पे। सुरक्षा रख, फॉरेस्ट की एक तरह से तुम्हें सुरक्षा करनी है, उस पर्पस के लिए तो हाँ। हिस्ट्री में 4th चैप्टर पढ़ा था ना इसका। हाँ हाँ, उसमें लिखा हुआ था, ये भी पढ़ लेते हैं फटाफट। फ्रॉम द 80s ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब इसके बाद, मतलब इस टाइम के बाद, इसके बाद से क्या हुआ? आदिवासी फ्रॉम झारखंड एडजॉइनिंग एरियाज, 1813 के बाद से जो आदिवासी थे झारखंड के, जो आदिवासी थे और उसके एडजॉइनिंग मतलब उसके आसपास के एरिया के जो आदिवासी थे, मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस
इंडिया। तो आज झारखंड के जो आदिवासी थे और झारखंड के आसपास के एरियाज के जो आदिवासी थे वो लार्ज नंबर में कहाँ मूव कर गए, वेरियस मतलब कई प्रकार के प्लांटेशन जो है जैसे चाय की खेती और भी खेतों में चले गए काम करने के लिए। एंड द वर्ल्ड, इंडिया के और वर्ल्ड के, मतलब वर्ल्ड में जैसे नाम दे दिए, मॉरिशस में चले गए, कैरेबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया चले गए काम काम करने के लिए। इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम विद देयर लेबर इन आसाम। आसाम के अंदर जो चाय की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो चाय की खेती होगी ना, इंडस्ट्रीज में वो चाय बनेगी, ऐसे मतलब निकाली जाती है पूरी चाय वाय पैक करी जाती है। तो इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है वो किसके द्वारा, लेबर की वजह से, मतलब ये यही लेबर, यही वहां एक तरह से इंडिया, लेबर मतलब जो श्रमिक होता है, काम करने वाला इंसान होता है, मतलब एक तरह से श्रम, लेबर मतलब श्रम। इंडियाज टी इंडस्ट्री उनके लेबर की वजह से, उनके काम की वजह से आसाम की जो, आसाम के अंदर जो टी इंडस्ट्री है इंडिया की, वो पॉसिबल हो पाई। टुडे देयर आर 70 लाख आसाम अलोन, सिर्फ आसाम के अंदर 70 लाख आदिवासी हैं आज के टाइम में। The story of this migration is full of extreme hardship, torture, heartbreak and death. ये जो स्टोरी है माइग्रेशन की, मतलब बेचारों को जंगल से फोर्सफुली निकाल दिया गया। तो ये जो स्टोरी है इनके माइग्रेशन की इस फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, मतलब बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा हार्डशिप, टॉर्चर किया गया इनको, हार्ट ब्रेकिंग है और एक तरह से मृत्यु के बराबर, मतलब ऐसी स्टोरी है इनकी, बहुत ही दुखदाई कहानी ये कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द 19th century alone 5 lakh आदिवासीज had perished in these migrations। perished का भी लिखिए। टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, मर जाना या नष्ट हो जाना। थाउजेंड्स पेरिश्ड इन द वॉर, जैसे वॉर के अंदर हजारों लोग मर गए या नष्ट हो गए। डाई और डिस्ट्रॉयड। तो फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी, मतलब 1800 का जो टाइम था, 1801 से लेके 1900 तक का जो टाइम था, अलोन उसके अंदर 5 लाख आदिवासी हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशन, इस माइग्रेशन के अंदर मतलब वो एक तरह से मर गए, डाई हो गए 5 लाख आदिवासी। द सॉन्ग बिलो कैप्चर्स द होप ऑफ द माइग्रेंट एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन आसाम। तो ये जो नीचे सॉन्ग दिखा रखा है ये माइग्रेंट्स की होप को कैप्चर करता है, मतलब उनकी जो आशाएं थी उनको बताता है यहाँ पे। एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन, और आसाम में जो इन्होंने रियलिटी फेस करी उसको मतलब ये दर्शाता है ये सॉन्ग। तो क्या है, कम मिनी लेट्स गो टू आसाम, चलो मिनी अब आसाम चलते हैं, अब जंगल से तो निकाल दिया, अब आसाम चलते हैं, वहां पे मतलब खेतों में काम करेंगे, चाय के खेतों में। आवर कंट्री हैज सो मच सफरिंग, अपने कंट्री में मतलब बहुत दुख है। द कंट्री ऑफ आसाम ओ मिनी हैज टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। आसाम जो है वो, मिनी मतलब उसका नाम है बच्ची का किसी का। तो द कंट्री ऑफ आसाम ओ मिनी हैज टी गार्डन फुल ऑफ ग्रीनरी, टी गार्डन्स है यहाँ पे आसाम में जो फुल ऑफ ग्रीनरी है, मतलब एकदम सब ग्रीन है सारे। द सरदार सेज वर्क वर्क, द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग दैम इन, द साहब सेज आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, हे जादू राम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम। तो क्या कह रहे हैं, सरदार कहते हैं काम करो चलो, और बाबू बोलते हैं, द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन। हाँ, इस सेकंड लाइन में यहाँ पे सफरिंग आया है, सफरिंग के अंदर यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग होगा इस लाइन में। सफरिंग का मतलब होता है जैसे पीड़ा, कोई भी सफर करना, जैसे आई एम सफर फ्रॉम फीवर अपन बोलते हैं ना, पीड़ित होना कि मैं फीवर से पीड़ित हूँ। तो आवर कंट्री हैज सो मच सफरिंग, मतलब हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एक तरह से दुख है, पीड़ा है, ऐसे कह सकते हो। कंट्री हैज सो मच सफरिंग। सफरिंग को पीड़ा के लिए यूज करते हैं। हाँ, पीड़ा के लिए यूज करते हैं सफरिंग, वहां से भी देख लेते हैं।
पीड़ा, कष्ट, वेदना। अपन बोलते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, मतलब बदतर स्थिति में पहुंचना, मतलब और बुरी हालत हो जाना। टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस करना। फॉर एग्जाम्पल पेन, सैडनेस, डिफिकल्टी एटसेट्रा। दर्द, विषाद, कठिनाई आदि अप्रिय बातें सहन करना, कष्ट भोगना। सफरिंग का मतलब हो गया कष्ट भोगना, पीड़ा, ये सब। जैसे शी ऑफन सफर्स फ्रॉम सिवियर हेडेक, वो मतलब ज्यादातर सफर रहती है, मतलब एक तरह से कष्ट, पीड़ा पीड़ा में रहती है। किस वजह से? सिवियर है, सिवियर होता है बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। सिवियर मतलब गंभीर जो कंडीशन होती है उसको सिवियर यूज किया जाता है इसके लिए। आर ट्रूप सफर्ड हैवी लॉसेस, हमारे जो ट्रूप्स हैं उन्होंने सफर किया है, मतलब पीड़ा झेली है, बहुत लॉसेस, लॉस हुआ है उसकी पीड़ा। ट्रुप्स क्या है? ट्रुप्स किसे बोलते हैं? ट्रूप्स मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर जो होता है उसको ट्रूप। कहाँ आ गया इसमें ट्रूप? ये सेकंड में एग्जाम्पल के अंदर आवर ट्रुप। अच्छा, अवर ट्रूप्स सफर्ड हैवी लॉसेस, हमारा जो ट्रूप है, ट्रूप मतलब ग्रुप ऑफ जो सोल्जर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रूप। यस। सोल्जर, सेना, फौज, उसको ट्रूप बोला जाता है। दल, टोली बनाकर आना। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों मतलब लोगों का लार्ज ग्रुप या एनिमल्स का लार्ज ग्रुप। वो बोलते हैं ना, जो है ना जमीन के जमीन पे है ना जो फौजीज होते हैं ना, हाँ उनको हाँ हाँ एयर फोर्स नेवी, उनको तो नहीं बोलते, जो लैंड पे रहते हैं ना उनको हाँ, बोलते हैं ट्रुप। उन्हीं के लिए तो यूज करते हैं। हाँ, ट्रूप मतलब जो सोल्जर हो गए, सैनिक हो गए, उनके लिए यूज करते हैं इसको ज्यादातर। तो इसमें ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सरदार हैं वो कहते हैं वर्क वर्क, काम करो काम करो, और जो बाबू हैं वो कहते हैं, बाबू से कैच एंड ब्रिंग दैम, मतलब इनको पकड़ के यहाँ पे लेके आओ। और साहब कहते हैं कि हम तुम्हारी स्किन, खाल उतार देंगे। आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, तुम्हारे मतलब पीछे की खाल उतार देंगे, पीठ की पूरी खाल उतार देंगे, मतलब नहीं तो काम करो। हे जादू राम, यू डिसीव्ड, डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू आसाम, तुमने हमें आसाम भेज के हमें, मतलब हमें छला है। डिसीव करना मतलब किसी को छल लेना, जैसे अपन किसी को छल लेते ना कुछ बात बोल के। बहकाना, भ्रमित करना। टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब उसको ऐसे विश्वास दिला देना कि जो सच ना हो ना, मतलब उसको छलना एक तरह से। जैसे एग्जांपल में समझा देती हूँ। he deceived his mother into believing that he had earned the money, not stolen it, मतलब उसने अपनी मदर से बोला कि मैंने पैसे चुराए नहीं है, मैंने पैसे कमाए हैं, मतलब उसको डिसीव किया एक तरह से। मदर को उसने क्या बोला? फेल, एडमिट, छलावा करने के लिए यूज करते हैं अपन डिसीव का, मतलब देखो चीट, ये आ गया ना सिमिलर में। चीट करना, किसी को ट्रिक, ट्रिक करना वही तो होता है कि यू ट्रिक्ड मी। फ्रॉड करना, ठीक है, ये सारी चीजें। चीट करना मतलब छलावा करना, एक तरह से किसी को डिसीव करना, किसी को। तो इनको चीटिंग करके मतलब यहाँ पे बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें काम मिलेगा, काम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, आसाम चलो, सब आसाम चलो, जो फॉरेस्ट से वहां से निकाल ले आए सब। तो इनको इनके साथ मतलब एक तरह से धोखा किया, डिसीव किया इनको। अलावा किया। आगे बढ़ते हैं। Why do you think this poem is trying to convey? What do you think this poem is trying to convey? तो आप क्या सोचते हैं कि ये पोयम आपको क्या कन्वे कर रही है? कन्वे करना मतलब क्या बता रही है आपको एक तरह से, क्या कन्वे? जैसे मैं एब्सेंट हूँ तो मेरा मैसेज कन्वे कर देना, मैम को कन्वे कर देना कि मैं आज एब्सेंट हूँ, मतलब अपनी बात को पहुंचा देना, ऐसे उसके लिए भी यूज। तो ये आपको क्या कन्वे कर रही है, ये जो पोयम है यहाँ पे, ये आपको क्या बता रही है? दिस इज अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल, located in
कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के अंदर ये फोटो दिखा रखी है अपन को नियामगिरी हिल की, लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जिला है कालाहांडी ओडिशा के अंदर, वहां की फोटो। दिस एरिया इज इनहैबिटेड बाय डोंगरिया कॉन्ड्स, डोंगरिया कॉन्ड्स जो थे एक आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय है ये भी, डोंगरिया कॉन्ड्स, तो ये लोग रहते थे इस जगह पे। नियांग इज द सैक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी, इस समुदाय का सैक्रेड मतलब होता है पवित्र माउंटेन था, मतलब यहाँ पे वो लोग रहते थे, उनका मतलब ये रहने का घर था एक तरह से। A major aluminium company is planning to set up a mine and a refinery here which will displace this Adivasi community. तो a major aluminium company is planning to set up a mine, मतलब ये जो कंपनी है एल्यूमिनियम कंपनी, ये एक माइन सेटअप करने का मतलब प्लान कर रही है यहाँ पे। माइन मतलब खान, खान सेटअप करने का, खान बनाने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, और रिफाइनरी भी बनाएंगे यहाँ पे। विच विल डिस्प्लेस, तो आदिवासी कम्युनिटी समुदाय को ये डिस्प्लेस होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना मतलब उसके स्थान से उसको हटा देना, उसकी प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर देना, तो आदिवासी इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। they have strongly resisted this proposed development, मतलब जो आदिवासी है इन्होंने स्ट्रांगली रेजिस्ट करा, रेजिस्ट करना मतलब एक तरह से विरोध करा है, स्ट्रांगली विरोध करा है इस डेवलपमेंट का, एंड हैव बीन जॉइंड बाय एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल, और मतलब जो एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं, जो मतलब सुरक्षा, जो वातावरण, सॉरी, जो अपना जो एनवायरमेंट होता है मतलब पेड़ पौधे, इनकी, इनसे प्यार करने वाले, इनको बचाने वाले, उनको बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट है मतलब उनको भी ज्वाइन करा। केस अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में मतलब केस किया गया। इज ऑल्सो पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी भी पेंडिंग है वो केस इस कंपनी के अगेंस्ट में। जो एल्यूमिनियम कंपनी है ये चाह रही थी कि हम यहाँ पे अपनी माइन सेटअप कर लेते हैं और रिफाइनरी सेटअप कर लेते हैं। रिफाइनरी का मतलब होता है रिफाइन करना किसी भी चीज को, मतलब कोई भी, जैसे क्रूड ऑयल मिलता है, कच्चा तेल मिलता मेटल और मैम, है, हाँ, मेटल और उसको मेटल में रिफाइन करना, निकालना, हाँ, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है। हाँ, राइट। वहां पे क्रूड ऑयल जो होता है, जो कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, उसको रिफाइन किया जाता है। तो ये सब, तो उन्होंने सोचा यहाँ सेटअप कर लेते हैं, और आदिवासियों को वहां से मतलब भगाने लगे, एक तरह से उनको डिस्प्लेस करने की सोच रहे थे, तो इन्होंने रेजिस्ट किया, और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये भी इनके साथ मिल गए। एनवायरमेंटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मतलब पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जो आगे आते हैं ना, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं सारे। अ पर्सन हु वांट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा का इच्छुक व्यक्ति, पर्यावरण प्रेमी। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरण संबंधित समस्या का विशेष। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण का प्रेमी, मतलब जो अ पर्सन हु वांट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वो सब उनके साथ में ये लोग ज्वाइन हो गए। और हाँ, बड़ा एक मिनट, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो फॉरेस्ट की जो जमीनें थी, जंगल की जो जमीनें थी, हैव बीन क्लियर्ड, वो सब मतलब क्लियर की गई टिम्बर के लिए, एंड टिम्बर चाहिए था तो सब काट लिया गया, एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए जमीन चाहिए थी, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए थी, इसलिए फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स, आदिवासी ऐसी जगह पे भी रहते थे जहाँ पे मिनरल्स, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो सब है, तो हैव आल्सो लिव्ड, ऐसी जगहों पे भी वो रहते थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग, ये इनसे मतलब ले ली गई माइनिंग के लिए, खानों के लिए, एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और भी जो लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वहां पे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इनसे वो जमीनें ले ली गई। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कोल्यूडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड, पावरफुल फोर्सेज मतलब
लैंड क्या है, एक तरह से छीन ली गई। पॉल्यूटेड का भी लिख लो। पॉल्यूट मतलब कॉपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे, मतलब गैर कानूनी तरीके से कॉपरेट करना। कॉपरेट मतलब हमारे साथ कॉपरेट करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, या फिर ऐसे। कॉपरेट करो मतलब तुम चले जाओ खुद ही, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, और कॉपरेट नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे ही निकालेंगे, हम फोर्सफुली निकालेंगे। तो कॉपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। किसी दूसरे पे एडवांटेज मतलब किसी चीज का अपन को लाभ मिल जाए, अपन को एडवांटेज मिल जाए, तो इसके लिए अपन क्या करें कि अनलॉफुल वे में उनको कॉर्पोरेट करने के लिए बोले कि आप कॉर्पोरेट करो, नहीं तो हैंड इन ग्लव प्लॉट इन ट्रेड। Cooperate in a secret or unlawful way in order to deceive or gain an advantage over others। तो क्या बोला है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे powerful forces have often colluded to take over tribal land। जो powerful forces थे, इस powerful तरीके से मतलब एक तरह से इनकी जो ट्राइबल जो लैंड थी वो टेक ओवर कर ली गई। टेक ओवर करना मतलब कोई ले लेना, अपने अधिकार में ले लेना, उनको टेक ओवर कर ली इनकी लैंड्स को। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स वर नॉट फॉलोड। जो लैंड थी वो फोर्सफुली इनसे ले ली गई, क्योंकि सोचा कि ये क्या कर पाएंगे, ना तो ये कोर्ट वोर्ट कुछ जानते तो है नहीं, अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको राइट्स ही नहीं पता है कि हमारी जमीन है तो हम लड़ सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम मतलब इनको कुछ पता तो है नहीं, तो फोर्सफुली ले लेते हैं इनसे। तो मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली, मतलब ज्यादातर तो फोर्सफुली ले ली जाती थी जमीनें। एंड प्रोसीजर्स वर नॉट फॉलोड, और जो प्रोसीजर्स होते थे, मतलब जमीन ले रहे हैं तो जमीन के जो मालिक है वो बेचेगा तभी तो अगला खरीदेगा ना, ऐसे थोड़ी कि मेरे को तो खरीदनी है, चाहे वो कितने भी पैसे दे, वो बेचना नहीं चाह रहा तो उसका उसकी मर्जी है, तो उनको प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं किए गए, ऐसे फोर्सफुली उनसे जमीन ले ली गई। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, ऑफिशियल फिगर मतलब जो सरकारी जो फिगर है उनके अकॉर्डिंग क्या है, मोर देन 50% ऑफ पर्संस डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आर ट्राइबल। तो जो 50% से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, उनकी जगह से हटा दिया गया, माइंस की वजह से और जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स थे उनकी वजह से। Another recent survey report by organization working among Adivasis show that 79% of the persons displaced from the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand are tribals। मतलब आर ट्राइबल मतलब वो ट्राइबल्स थे जिनको ये ऐसा कर दिया गया। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग आदिवासीज, आदिवासीज के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, तो उन्होंने ये सर्व मतलब ये रिपोर्ट दी है। सर्वे सर्वे करना मतलब पूरा सर्वे करना, लोगों से पूछताछ करके हर पूरा सर्वे करके उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि 79% जो आदिवासी थे, जो मतलब लोग थे जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, हटा दिया गया था उनकी जगह से, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, वो ट्राइबल लोग। Huge tract of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India। तो ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, उनकी जमीन के बड़े बड़े मतलब क्षेत्र, बड़े बड़े ट्रैक्ट, बड़े बड़े रीजन उनकी जमीन के हैव आल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ हंड्रेड ऑफ डैम्स। जो डैम्स में उनमें चले गए, डैम्स बनाने में, इंडिया ने जैसे डैम्स बनाए ना, दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, मतलब आजादी के बाद जो वो बनाए गए डैम्स बनाए गए, उसके अंदर उनका मतलब चला गया जमीन इन द, और मतलब उनको कुछ मिला नहीं उस जमीन का, पैसे भी नहीं दिए। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनकी जो जमीनें हैं वो मिलिटराइज्ड, मतलब लिख लो इसका भी यहाँ से, मतलब द बिलीव दैट अ कंट्री शुड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी
or be prepared to use it aggressively to defend promote national interest. मतलब the belief that a country should maintain a strong military capability and be prepared to use it, मतलब military purposes के लिए. तो कहाँ थे? highly militarized India has, बस ये पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ तक आज. इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क कवरिंग इतने स्क्वायर किलोमीटर एंड 101 तो नेशनल पार्क है अपने इंडिया के अंदर जो इतना एरिया कवर करते हैं 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, और 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इतना एरिया कवर करती है. दीज आर एरियाज वेयर ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड बाय बट वर वो इविक्टेड फ्रॉम. ओरिजिनली यहाँ पे ये रहते थे, सारे ट्राइबल लोग रहते थे, जनजातियां रहती थी. इनको इविक्ट कर देना मतलब एक तरह से खाली करवा दिया गया वहां से. व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एनक्रोचर्स. अगर ये इस फॉरेस्ट में जैसे रह रहे हैं तो इनको एनक्रोचर्स कह दिया गया. एनक्रोचर्स मतलब जबरदस्ती, मतलब ये लोग रह रहे हैं, इस तरह से बोला गया इनको. टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड, जितना चाहिए उससे अधिक लेना, अपनी सीमा को लांघना. मतलब ये एनक्रोचर्स हैं, मतलब एक तरह से इंट्रूड ऑन, इंट्रूडर्स होते हैं मतलब जो जबरदस्ती आ गए यहाँ पे, तो उनको इस तरह से नाम दे दिया गया. एडवांस ग्रेजुअली बियॉन्ड यूजुअल एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स. एनक्रोचर मतलब टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड. तो इनको एनक्रोचर्स टर्म मतलब ये नाम दे दिया गया कि ये लोग एनक्रोचर्स हैं, मतलब जबरदस्ती फॉरेस्ट में घुस आए हैं इस तरीके से. एविक्टेड का भी लिख लो, चलो लास्ट ये बस. एविक्ट मतलब टू फोर्स somebody टू लीव द हाउस और लैंड which he or she is renting. जहां वो रह रहा है उसको फोर्सफुली वहां से निकाल देना, बेदखल करना, निष्कासन कर देना. मकान या जमीन से किसी का बेदखल कर देना, एविक्ट, एविक्टेड. तो इसके आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है. Yes, ma'am. चलो तो